श्री भगवान दास तोती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। ये जो संघ है ये इनवर्टिब्रेट का एक इम्पोर्टेंट संघ है, जिसके जो जंतु हैं वो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि पोरस बॉडी होती है। पोरस बॉडी होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, पोरीफेरा पड़ा। इससे पहले जो मैंने आपको फाइलम पढ़ाया था प्रोटोजोआ फाइलम, और ये जो फाइलम है ये प्रोटोजोआ के बाद आता है एवोल्यूशन के दौरान। तो आज इस संघ के क्या कैरेक्टर हैं फाइलम पोरीफेरा के, और कौन कौन से इसके जंतु पाए जाते हैं, क्या क्या उनकी संरचनाएं हैं, इस तरह से अपने एक ब्रीफ में इसके कैरेक्टर्स की सारी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस दिया गया है बीएससी पार्ट फर्स्ट का। उसके हिसाब से हमें सारे जो प्रोटोजोआ से लेकर के जितने भी आगे के संघ हैं उनके बारे में, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में अपनों को बताना है। तो अपन आज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम ले रहे हैं जो प्रोटोजोआ के बाद आता है, फाइलम पोरीफेरा। इसकी बात करेंगे कि कैसे इस संघ का नाम पड़ा। चलिए बात करते हैं। देखिए पोरीफेरा, जैसा मैंने कहा कि बॉडी कैसी होती है, पोरस बॉडी होती है। पोरस बॉडी यानी कि पोर है ना, और फेरा का मतलब होता है टू बियर, धारण करने वाला। पोर तो आपको मालूम है, ये पोरस का मतलब क्या हो गया, छिद्र हो गया, पोर्स। फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी कि ऐसे जंतु जो छिद्रों को धारण करते हैं, जिसके शरीर पर सब जगह क्या पाए जाए, छिद्र पाए जाए, पोरस बॉडी पाई जाए, दैट इज नोन एज पोरीफेरा फाइलम। ये इनका मुख्य लक्षण है। तो ये जो पोरीफेरा संघ है, हम इस पोरीफेरा संघ की जब बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है पोरीफेरा जो है, एरिस्टोटल एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको क्या है, स्पॉन्ज नाम दिया। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में किसने बताया, एरिस्टोटल या अरस्तु जिसको बोलते हैं, अरस्तु ने इनको क्या नाम दिया, स्पॉन्ज। सामान्य बोलचाल के अंदर अपन पोरीफेरा के जंतुओं को क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो ये पोरीफेरा शब्द किससे बना है, लैटिन शब्द एक प्रकार का, जिसका मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी कि छिद्रों को धारण करने वाले जंतु। तो अब एरिस्टोटल जो वैज्ञानिक था, जिसको जूलॉजी का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एंड आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। सो एरिस्टोटल एक प्रकार का दार्शनिक था, और इसने इन जंतुओं को सामान्य नाम दिया एक स्पंज के नाम से, कि ये स्पंज है सारे के सारे। अब और आगे जो जंतु आए, जैसे वैज्ञानिक रॉबर्ट ग्रैंट ने इसको क्या नाम दिया, रॉबर्ट ग्रैंट ने इसको नाम दिया क्या, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ नाम किसने दिया, रॉबर्ट ग्रैंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एक एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो रॉबर्ट ग्रैंट ने पोरीफेरा शब्द दिया। अब हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये तो था इसका जो है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब हम लेते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के सामान्य लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं, अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम है, जैसा कहा मैंने अभी, कि इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, छिद्रित होता है। बॉडी कैसी होती है, पोरस। सो यू कैन से बॉडी पोरस। शरीर पर क्या होता है, शरीर छिद्रित होता है पूरी तरह से, और छिद्रित शरीर पाया जाता है ना। और कंकाल जो इनका होता है, कंकाल किससे मिलकर के बना होता है, एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो बॉडी कैसी होती है इनकी, अधिकतर जंतु कैसे होते हैं, बॉडी पोरस। और अगर इनके हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो इनका संगठन का स्तर होता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि वो कोशिका लेवल का है, टिश्यू लेवल का है,
या ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। तो इसके संगठन के स्तर की बात करें तो संगठन कैसा पाया जाता है? शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल, टिश्यू ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड। ये इनका जो शरीर होता है वो कोशिका ऊतक प्रकार का होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह सकते हैं। और सिमेट्री की बात करें तो कैसा होता है? एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्री अभी इसमें डेवलप नहीं हुई। और हम अगर इसके सीलोम की बात करते हैं तो सीलोम किस प्रकार की दिखाई देगी? सीलोम कैसी होगी इसमें? इन जंतुओं की सीलोम भी इसमें अभी डेवलप नहीं हुई। तो यहाँ शरीर इसका छिद्रों के द्वारा बना होता है, शरीर पे सारे छिद्र पाए जाते हैं। शरीर का कोशिका का संगठन कैसा होगा? सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। और इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? बॉडी सिलेंड्रिकल, बेलनाकार होता है अधिकतर जंतुओं का। स्पंज का शरीर अधिकतर कैसा होता है? बेलनाकार होता है इनका शरीर। शरीर के ऊपर जो अधिकतर छिद्र पाए जाते हैं उनको अपन बाह्य छिद्र जो होते हैं उनको अपन ऑस्टिया कहते हैं, जबकि जो मुख्य छिद्र होता है उसको अपन बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या कह सकते हैं हम? बॉडी कवर्ड बाय मैनी पोर्स नॉन एज ऑस्टिया। शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, अनेक छिद्रों के द्वारा शरीर घिरा रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और शरीर जो है ये एक मुख्य और बड़े छिद्र के द्वारा इनके जो है बाहर की तरफ खुलता है, जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पार्ट पर, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्क्यूलम। बॉडी कवर्ड बाय मैनी पोर्स नॉन एज ऑस्टिया एंड large single pore found outside the body and large single pore found outside the body। शरीर के बाहर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, known as osculum, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ऑस्क्यूलम के नाम से जाना जाएगा। ओस्टिया और ऑस्क्यूलम देखिए ये इस प्रकार से होता है, जैसे आप देखिए सामान्य स्पंज की बात करें, ऐसे इस तरह का बेलनाकार स्पंज है, नीचे से इस प्रकार से बंद होता है, ब्लाइंड होता है इधर से, और यहाँ जो है इस प्रकार से छिद्र होता है। जो ये वाला आप छिद्र देख रहे हो इस तरीके से, ये छिद्र मान लीजिए ऑस्क्यूलम है, और इस पे ये जो छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र पाए जा रहे हैं बाहर की तरफ, इनको अपन क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। हालांकि मैं आपको ये जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जैसे साइकन पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं इंडिविजुअल, इसलिए वहां हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ऑस्टिया क्या है, ऑस्क्यूलम क्या है, किस प्रकार के स्पंज का शरीर बना होता है, कंप्लीट साइकन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बट यहाँ अपना क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो यहाँ अपने को केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करनी है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शरीर सारा छिद्रित होता है, प्रत्येक छिद्र को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और एक बड़ा छिद्र शरीर के बाहर होता है जो बाहर की तरफ खुलता है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? ऑस्क्यूलम। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, बेलनाकार शरीर आप देख रहे हैं, बीच में जो कैविटी पाई जाती है उस बीच में कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? इसको कैविटी का नाम क्या होता है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। गुहा, जो स्पंज की गुहा होती है, स्पंज को अपन क्या बोल सकते हैं? स्पोंजोसील कैविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन जंतुओं को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन कह सकते हैं क्या? These are called as sponge। इनको स्पंज के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है।
अब देखिए बीच में जो मैंने कैविटी बताई, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, स्पंज की कैविटी को क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील कैविटी बोल सकते हैं। होलो कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील कैविटी। तो कैरेक्टर चल रहे हैं अपन, इसमें बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे देखिए, देख लेते हैं हम अब और क्या क्या कैरेक्टर्स इसमें पाए जाएंगे। कैरेक्टर्स की बात चल रही है, इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। अब इसमें देखिए क्या कहा मैंने आपसे कि ये तो चलो बात होगी कि जंतु कैसे कैसे कैरेक्टर में बात कर रहे हैं। सामान्य रूप से इनको स्पंज कहा जाता है, शरीर बेलनाकार होता है, अंदर से खोखला होता है, शरीर के ऊपर पूरे छिद्र पाए जाते हैं, एक सिंगल छिद्र बाहर की तरफ खुलता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, अंदर खाली जो कैविटी होती है उसका नाम है स्पॉन्जोसील कैविटी। इतनी बात हमने कर ली। अब हम ये जानना चाहते हैं कि श्वसन, उत्सर्जन, ये अपनी सारी क्रियाएं जो है, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं, कैसे करते हैं ये जंतु, वो हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से शोषण करते हैं, किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, बिकॉज उनके पास एक कोशिका होती थी। अब इनकी ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनका शरीर द्विस्तरीय होता है और दो जनन स्तर के द्वारा मिलकर के बना होता है। तो हम कह सकते हैं बॉडी डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय शरीर होता है, बॉडी डिप्लोब्लास्टिक, मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर, मेड अप ऑफ टू जर्म लेयर। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा मिलकर के बना होता है इनका शरीर, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है। अब इनके जो बाह्य और अंतर स्तर होता है एक्टोडर्म, यानी कि इसमें जो कोशिका होती है अपन उसको क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म बोलते हैं हम बाह्य त्वचा को, पिनेकोडर्म अंदर वाली त्वचा को कोइनोडर्म स्पंज के केस के अंदर, बाकी सामान्य भाषा के अंदर अपन इनको एक्टोडर्म और एंडोडर्म कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इन स्पॉन्ज आउटर लेयर कॉल्ड, क्या बताया था अभी, पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड कोइनोडर्म। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं कि द्विस्तरीय जो शरीर है, उस द्विस्तरीय शरीर के अंदर जो बाहरी स्तर है जो एक्टोडर्म से मिलकर बना है, वो एक्टोडर्म इसमें क्या कहलाती है, स्पंज में पिनेकोडर्म कहलाती है, जबकि अंदर की जो एंडोडर्म है वो क्या कहलाती है, कोइनोडर्म कहलाती है। बाहर, अंदर से तो खोखला है, आपको मालूम है ये बात। तो अब हम इसमें बात करेंगे, देखिए ये द्विस्तरीय जो शरीर आप देख रहे हो, पिनेकोडर्म के अंदर पिनेकोसाइट सेल होती हैं, कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल होती हैं, अपन डिटेल में वहां पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल कैरेक्टर्स की बात की जा रही है, तो अपन सारे पॉइंट्स को ऐड नहीं कर सकते, केवल ब्रीफ में ही अपन इसके बारे में पढ़ सकते हैं जो जो इसके मुख्य बातें हैं। अब इसके ऊपर जो कंकाल पाया जाता है, कंकाल जो पाया जाता है स्केलेटन, वो इस रूप में पाया जाता है। कंकाल पाया जाता है इनके अंदर कंटिकाओं के रूप में। शरीर जो होता है, कंटिकाएं, स्पाइक्यूल्स भी कंटिकाएं इनके ऊपर पाई जा सकती है, जो कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो हम कह सकते हैं स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, जो कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, स्पाइक्यूल्स का बना होता है, सिलिका का बना हो सकता है और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हो सकता है।
तीन चीजें आ गई। हम कह रहे हैं कि जो इसका कंकाल होता है इन जंतुओं में, कंकाल स्पाइक्यूल्स यानी कंटिकाओं, सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ हो सकता है, जो इनके शरीर का क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है और शरीर की संरचना का या हम कह सकते हैं उसकी आकार आकृति को निर्धारित करता है। तो कंकाल का मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, इसलिए इसमें पाया जाता है। अब कंकाल की बात हमने कर ली, ठीक है, कंकाल इनसे मिलकर के बना होता है। और क्या इसमें खास बात होती है, रिप्रोडक्शन किस तरह का होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा, ये भी बात करेंगे अपन। श्वसन, उत्सर्जन ये किससे करेगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा होगा, बाह्य, जो इनकी जो कोशिका की जो बाहर की जो लेयर होती है, जो अपन उसको क्या कहते हैं, शरीर के बाह्य स्तर से होता है ना। तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, श्वसन व उत्सर्जन शरीर के जो बाह्य सतह होती है, आउटर सरफेस टेक प्लेस बाय, आउटर सरफेस बाय डिफ्यूजन मेथड, विसरण विधि, देखिए विसरण के द्वारा जो होगा, ये अपने शरीर की जो बाह्य सतह होती है उसके द्वारा श्वसन की क्रिया भी कर लेते हैं। श्वसन करने के लिए इनमें अलग से श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता और उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। तो ये क्या करते हैं, केवल अपनी बाह्य सतह के द्वारा ये कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं। चलिए, अब हमने श्वसन उत्सर्जन की बात की। अब अगर अपन उसकी बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन पे आते हैं अपन। तो रिप्रोडक्शन किस तरह का कुछ होगा इन जंतुओं में, देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसा हो सकता है, रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखिए प्रजनन कैसे होगा, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी, यानी कि अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी इसमें पाया जाता है। अलैंगिक जनन आपको मालूम है हमेशा सोमेटिक सेल्स के द्वारा होता है, कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है ना। जो पर्टिकुलर इसमें यानी स्पॉन्ज में किसके द्वारा होता है, जेम्यूल, एक विशेष प्रकार की संरचना है जो कि इसकी एडवर्स कंडीशन में डेवलप हो जाती है और वो कई साल तक जेम्यूल्स पड़े रहते हैं और एक जेम्यूल से नए स्पॉन्ज का निर्माण अनुकूल परिस्थिति आने पर हो जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जेम्यूल्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction takes place by gemmules। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जेम्यूल एक प्रकार की विशेष संरचना है जो अलैंगिक जनन को इन जंतुओं में स्पॉन्ज के अंदर पूरा करवाती है। बाकी और जंतु जगत में जेम्यूल्स बहुत कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है, ना के बराबर। अधिकतर पोरीफेरा या स्पॉन्ज के जंतुओं में ही अलैंगिक जनन जेम्यूल्स के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं वो जर्म सेल्स के द्वारा होता है। स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद क्या होता है, बाद में नए जंतु का निर्माण हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हमने इसके एक जनरल कैरेक्टर जो है पोरीफेरा संघ के बारे में बात की कि पोरीफेरा संघ क्या है। तो हमने कहा कि जिस पोरस बॉडी वाले जितने जंतु होते हैं जिनका शरीर छिद्रित होता है वो सारे क्या है, पोरीफेरा में आते हैं। फिर इनको एरिस्टोटल ने स्पंज नाम दिया, जबकि रॉबर्ट ग्रांट ने इनको पोरीफेरा नाम दिया। अब इसके कैरेक्टर क्या क्या है, हमने इसके सीक्वेंस से कैरेक्टर जाने। हाँ, एक चीज हो रही है, इनमें कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है क्योंकि पानी इनके शरीर में प्रवेश करता है ऑस्टिया नामक छिद्रों से और निकलता कहां से है, ऑस्कुलम नामक छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। और वाटर के साथ ही जो भी भोज्य कण आते हैं उनको ये भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैनाल सिस्टम ऑल्सो फाउंड, कैनाल सिस्टम कौन कौन सा होता है, एस्कन, साइकन और ल्यूकन। कैनाल सिस्टम
एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन टाइप, तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। सो आज के वीडियो के अंदर हमने पोरीफेरा संघ जो है, जो प्रोटोजोआ के बाद आता है, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया, स्टडी की। थैंक यू।